हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9वीं की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हम अपनी पढ़ाई को इस वीडियो से आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि कक्षा 9 के सारे बच्चों के पास ये वीडियोस पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो अब हम लोग आते हैं हमारे नोट्स में, ठीक है जी। ये है हमारे नोट्स। आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर ओवरव्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आप पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट डिस्कशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, हमें किन टॉपिक्स की पढ़ाई करनी है। तो हमें केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है इस वीडियो में जिसका नाम है प्रोडक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स आपको पता चलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। अब मैं एक बार आपको आपके किताब में लेके आ जाता हूँ जो आपकी ऑफिशियल किताब है। ये है बच्चों आपकी किताब जो एनसीईआरटी इशू करती है आपके सीबीएसई सिलेबस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जब आप पेज नंबर 2 पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन वाला टॉपिक। तो इसी टॉपिक को हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये आपका टॉपिक नंबर 3 है, ठीक है। अब अभी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पैराग्राफ वाइज सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। जस्ट अ मिनट। ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम था, थोड़ा सॉल्व हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये आपका टॉपिक नंबर 3 है जिसे आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वाला टॉपिक हमें इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ना है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी जो किताब है एनसीईआरटी में, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है जो कि एक पैराग्राफ के फॉर्म में होता है। उसमें छोटे हेडिंग्स, उसके अंदर के हेडिंग्स और पॉइंट वाइज इस तरीके से कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया होता है, तो हमें पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए ये सारा का सारा कंटेंट जो है ये प्रॉपरली इंडेक्स किया है, इसको प्रॉपरली पॉइंट वाइज अरेंज किया है। तो सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपके किताब में से ही मैंने लिया है, उसको बस अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा यहाँ से शुरू होता है ये, और आपका चलता है ये यहाँ तक। तो इतना टॉपिक हमें पढ़ना है। आ जाओ नोट्स में हम लोग आ जाते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे मिल गया मुझे। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक वॉक थ्रू हम ले लेते हैं कि प्रोडक्शन में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। वॉक थ्रू मीन्स व्हाट, ये जो इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स आपके लिए एक मैप है। इसे आप माइंड मैप भी कह सकते हो, ठीक है। दिस इज़ योर माइंड मैप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस मैप को अगर हम याद कर ले तो रिवीजन करते समय हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे, जैसे एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, वहाँ पे क्या होता है, डेटा राइट होता है, मीन्स आप स्टोर करते हो। तो आपको जब आप पढ़ाई करते हो तो अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में डेटा यानी आपके स्टडी मटेरियल को इस तरीके से फिक्स करना है, जब आप रिवीजन करोगे और एग्ज़ाम में 3 घंटे का, 2 घंटे का, जितना भी आपका पेपर होगा, वहाँ पे आप लिखने जाओगे तो आपका हाथ लिखते समय रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन दिखा कि आपको उसका पूरा माइंड मैप आपके आंखों के सामने आना चाहिए, आपको पिन पॉइंट पता होना चाहिए आपको क्या आंसर लिखना है। वहाँ पे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, यानी एग्ज़ाम में जाके सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन दिखा कि हमें फटाक से मेमोरी में हमारे वो डेटा रिट्रीव हो जाना चाहिए कि ये आंसर है। तो इस तरीके से हमने माइंड मैप तैयार किया है। तो ये जो प्रोडक्शन वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, यहाँ पे कुल मिलाकर हमें 2 मेन टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है हमारा पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 मेन टॉपिक्स है। कौन से? पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4 मेन फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। कौन से फैक्टर्स है वो? 4 मुख्य मुद्दे आपके ये है। पर्पस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने के बाद जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे
फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन, तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है? हम बात कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमें देखना है। तो बेसिकली 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके लिए? लैंड, यानी ज़मीन। जो भी रिसोर्सेस हम लेते हैं सारे के सारे ज़मीन से ही निकलते हैं। तो चाहे वो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, रॉ मटेरियल में आपके मिनरल्स हो, एक्सट्रैक्ट्स हो, मेटल्स हो, पानी हो, सब कुछ आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है आपके लिए, आपके पास होनी चाहिए ज़मीन। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाना है, फैक्ट्री भी लगानी है, दुकान भी लगाना है, छोटी रेडी पटरी, रास्ते पे स्ट्रीट फूड बेचना है, तो भी आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर। दूसरा है लेबर। अब लेबर मीन्स व्हाट? ह्यूमन लेबर एंड मशीन लेबर। तो हम यहाँ पे केवल ह्यूमन लेबर के बारे में फ़िलहाल ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि जब भी आप दुकान में जाते हो तो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पे रोबोट्स है क्या? नहीं। बाकी टूल्स एंड मशीनरी होगी, छोटा सा कंप्यूटर होगा, बिलिंग मशीन होगी, पंखा होगा, लाइट होगा, QR स्कैनर होगा, QR कोड का, पेमेंट के लिए UPI होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लेबर जो एक्चुअल में काम करते हैं वो होते हैं इंसान, ह्यूमंस। उनमें कुछ स्किल्स होती है, कुछ एबिलिटीज़ होती है, कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरीके से हमें लेबर के बारे में पढ़ाई करनी है। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा? फिजिकल कैपिटल, यानी जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, जो फिजिकल है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब जैसे ये स्टाइलस है, दिस इज़ माय फिजिकल कैपिटल, ठीक है। इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, इसको मैं फील कर सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। तो ये हो गया फिजिकल एग्जिस्टेंस। इस तरीके से आपका अगर टैक्सी का आपका बिजनेस है तो आपके लिए फिजिकल कैपिटल क्या हो जाएगा? जो आपका व्हीकल रहेगा, आइदर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो मिनी ट्रक, टेम्पो, बड़ा ट्रक, है ना, ये सारी चीज़ें। तो जिस तरीके का आपका बिजनेस है उस तरीके का आपका फिजिकल कैपिटल होगा। मीन्स व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो फिजिकल कैपिटल के बारे में हम ये पढ़ेंगे। अब ये मैंने आपको मशीन, टूल्स एंड मशीनरी का एग्जांपल दिया। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका करेंसी। फिजिकल कैपिटल में सबसे मेन होता है पैसा, क्योंकि पैसा है तो आप बाकी चीज़ें खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो बोलेंगे भैया उधारी बंद है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस और नेचुरल हम अपने आजू बाजू में जो दुनिया देखते हैं उसी से हमें ये इकोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास? ह्यूमन कैपिटल। लेबर मीन्स व्हाट? एक्चुअल में वो काम करता है। अब ह्यूमन कैपिटल मीन्स व्हाट? नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़। अब जैसे नॉलेज की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट्स। उसके बाद में कौन आता है? जो साइंटिस्ट आते हैं, जो वेल डेवलप्ड कोडर्स होते हैं, जो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं बना रहा है। जब आप यूट्यूब की बात करते हो, इंस्टाग्राम की बात करते हो, फेसबुक की बात करते हो, तो ये बेसिकली है क्या? दीज आर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। आप उसे सोशल मीडिया कहिए या वेबसाइट कहिए या कोई भी अलग पोर्टल या ऐप कहिए। बेसिकली हो क्या रहा है? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, इनके माध्यम से हम लोग, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, इन 4 माध्यम से लोग डेटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाले प्लेटफॉर्म्स जो है, इनको बनाने के लिए दिमाग चाहिए। कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिखेगी, प्रोफाइल फ़ोटो कहाँ पे दिखेगा, कवर फोटो कहाँ पे दिखेगा, स्टोरी कहाँ पे दिखेगी, कैसे दिखेगी, किस तरीके से ये सारी चीज़ें फंक्शंस करेंगी। लाइक का बटन होता है, शेयर का बटन होता है, सब्सक्राइब का बटन होता है, कमेंट्स का बटन होता है, कमेंट्स कैसे दिखेंगे। तो ये सारा एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखा, पहले तो उसका ढांचा बनेगा, फ्रेमवर्क बनेगा, फिर होगी उसकी कोडिंग, मीन्स व्हाट? प्रोग्रामिंग। आपको ये सारी चीज़ें होने के बाद भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा? फिजिकल डेटा सेंटर लगेगा। मीन्स व्हाट? जहाँ पे आपके सर्वर्स होंगे, बहुत सारी हार्ड डिस्क वहाँ पे होगी, वहाँ पे डेटा स्टोर होगा। उन्हीं डेटा सेंटर से इंटरनेट के माध्यम से हम सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए दिमाग चाहिए, सोच चाहिए, विजन चाहिए। तो ये हो गया आपका ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने CEOs को सबसे ज़्यादा पैसा देती है, अपने साइंटिस्ट को बहुत संभाल के रखती है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े कंपनीज़ हो गए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल,
चैट जीपीटी, ये सारी कंपनीज ह्यूमन कैपिटल के भरोसे पर ही इतनी आगे बढ़ती है। ठीक है। अब आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर आ रहा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमन कैपिटल यानी इंसान के दिमाग से ही निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 मेन जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें 4 ब्रॉड कैटेगरीज आपके सामने आ गई। वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो ये दिमाग में अपने फिक्स कर लो। तो ज़मीन से जुड़े यानी लैंड से जुड़े क्या चीज़ें हमें पढ़नी है कि ज़मीन में क्या इंक्लूडेड है, ज़मीन के नीचे की चीज़ें इंक्लूडेड है या ज़मीन के ऊपर की चीज़ें। ज़मीन के नीचे मिनरल्स, ओर्स, एक्सट्रैक्ट्स, जो भी माइनिंग एक्टिविटी होती है उसे ज़मीन में से आपको निकालना पड़ता है, उसके बाद में प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद में आपको जो भी बेसिक रॉ मटेरियल है वो मिलता है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया तो आपको ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, करेक्ट। जहाँ पे भी ऑयल रिजर्व्स होंगे वो ज़मीन के नीचे होते हैं। अब ज़मीन के ऊपर क्या होगा, तो जो भी आपके प्लांटेशन होगा, ट्रीज़ हो गए, जो माउंटेन्स होते हैं वो सारे ज़मीन के ऊपर होते हैं। पानी हो गया, तालाब हो गया, ये सारे रिसोर्सेज ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन लैंड, तो ज़मीन के नीचे वाले, बिलो द अर्थ एंड अबव द अर्थ, ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है कि लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर, यानी आप उसका एक्सपांशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये चीज़। आप उसका एक्सपांशन कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या होता है, पहले के ज़माने में और अभी तक भी आप ज़मीन को एक्सपांड नहीं कर सकते। जितनी एक्चुअल में ज़मीन है उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो वो सोच सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट है रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। मीन्स व्हाट, कि जो समंदर का पानी होता है उसमें रेत भर भर के, उसमें मलबा भर भर के सारी चीज़ें यानी लैंड रिक्लेम किया जाता है। जो कोस्टल एरिया होता है, फॉर एग्जांपल जो भारत का मुंबई वेस्टर्न कोस्ट है, जैसे ये मुंबई वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये नीचे वाला एरिया हो गया, दिस इज़ योर सदर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। तो भारत की जो ज़मीन है वो यहाँ तक है। अब वो ज़मीन को रिक्लेम कर सकता है कैसे, जो समंदर वाला एरिया है वहाँ पे अगर वो छोटा जो शैलो एरिया है वहाँ पे रेत, मट्टी, पत्थर ये सारा डाल के वहाँ पे रिक्लेमेशन कर सकता है। तो इस तरीके से ज़मीन आप रिक्लेम कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, बट दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। तो इसीलिए इन जनरल जो हमारा ज़मीन वाला फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। अगर हम किसी सिटी की बात करें तो सिटी में क्या हम ज़मीन बढ़ा सकते हैं? नहीं। एक पर्टिकुलर सिटी अगर हमारा है मुंबई, तो मुंबई की जो एक्चुअल ज़मीन है वो उतनी ही रहेगी। थोड़ी बहुत हम ज़मीन रिक्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द ओशन, लेकिन जब समंदर अपना पानी अपनी चीज़ें रिक्लेम कर लेता है तो समंदर का किनारा वापस पानी वहाँ पे भर जाता है। तो बहुत सारी ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में मीन्स व्हाट, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी होती है लैंड की। कोई ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, कोई ज़मीन कम उपजाऊ होती है। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसी है। उसके बाद में अगर आप ज़मीन के ऊपर कोई फैक्ट्री लगाते हो तो वो ज़मीन उस ज़मीन के यूजेस क्या हो जाएंगे, उस पर आप कौन सी गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर करोगे। तो बेसिकली एग्रीकल्चर, गुड्स एंड सर्विसेज, इन तीनों सेक्टर में प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड किस तरीके की है वो भी मायने रखता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करेंगे लेबर की। लेबर में 4 चीज़ें हमें देखनी है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन लेबर? लेबर इज़ अ मोबाइल फैक्टर, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जा सकता है जब उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहा है? मोबाइल फैक्टर, यानी वो फ्लेक्सिबल है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। फिर पॉइंट नंबर सी जो हमारा आता है, इम्पैक्ट ऑफ लेबर ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर अगर आपकी अच्छी है तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी एकदम स्मूथ चलेगा। लेबर ने स्ट्राइक कर दी तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस डिसरप्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या दिख रहा है? लेबर इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। अगर लेबर आपके पास नहीं है तो आपका काम रुक भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है।
फिर आता है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में है मनी, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी, दैट इज़ टूल्स एंड मशीनरी। फिर नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में हमें 3 मुद्दे पढ़ने हैं। पहला है नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ पजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप लोग एक इंडिविजुअल हो, हम अगर साथ में मिल जाए तो हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। तो हमारे पास कौन सा नॉलेज है, कौन सी स्किल्स है, कौन से एक्सपीरियंस है, क्या एबिलिटी है। अब जैसे आप मेरी बात करते हैं तो मेरे पास क्या नॉलेज है, अभी फ़िलहाल हम करंट बात करते हैं तो मैं आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करा रहा हूँ। दैट मीन्स मेरे पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नॉलेज है। स्किल्स क्या चाहिए मुझे, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। उसके बाद में टॉपिक को समझने की स्किल चाहिए, उसको ब्रेक डाउन करने की स्किल चाहिए, और आसान भाषा में नोट्स तैयार करने की स्किल मेरे पास चाहिए। उसके बाद में और स्किल में क्या चाहिए, अब मैं जैसे वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे जो बेसिक चीज़ें हैं, वीडियो किस तरीके से बनता है, कैमरा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, रिकॉर्डिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे मैं ये टूल यूज़ करता हूँ राइटिंग के लिए, ठीक है, नोट्स तैयार करने के लिए, स्टाइलस यूज़ करता हूँ, टैब यूज़ करता हूँ, लैपटॉप यूज़ करता हूँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, लाइटिंग सिस्टम, ये सारा। तो बेसिकली जो मैं काम करता हूँ, जो नॉलेज बेस मेरे पास है, उसे अप्लाई करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे स्किल्स की ज़रूरत है। और एक्सपीरियंस मीन्स व्हाट, कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से वो टॉपिक समझ में आए, कि उन्हें डाउट कम से कम निर्माण हो उनके दिमाग में, ये चीज़ है। तो एक्सपीरियंस मीन्स व्हाट, अब जैसे मैं 3-4 साल से पढ़ाई सिखाता हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो मुझे पता चलता है कि पहले जो टॉपिक मैं 50 मिनट में पढ़ाता था, आज वो टॉपिक मैं 35 से 40 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, कि मुझे पता है कितना बताना है, कितना नहीं बताना है। एक्सेस इन्फॉर्मेशन बता के कंफ्यूज नहीं करना है, जितनी काम की चीज़ है उतनी बताओ और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई वीडियो जो होता है वो बीच में रुक जाता है, कभी लैपटॉप गर्म हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है। तो एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए कि वो जो आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कम से कम डिसरप्शन हो। आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो 24/7 चलते रहे। बेसिकली जितना आप फैक्ट्री का टाइम है आपका, जितना भी आपका सर्विस का टाइम है, उस टाइम में कम से कम ब्रेकडाउन हो, है ना। तो मेरा इकोनॉमिक वायबिलिटी बनी रहेगी। तो ये बेसिक चीज़ें होती है, यानी जनरल एक्सपीरियंस प्लस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और एबिलिटीज़, इनके साथ मेरे पास अलग अलग एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। बेसिकली इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एबिलिटी, ठीक है। एम आई एबल और नॉट। उसके बाद हम बी बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मोबाइल फैक्टर। जैसे लेबर में हमने देखा था कि एक व्यक्ति एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में जा सकता है, उसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है, जो नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ होती है, अगर कोई इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाता है तो वो अपने साथ ये सारी चीज़ें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर देता है। तो बेसिकली ह्यूमन के साथ आपका नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और एबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र होती है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब जैसे आप बहुत बार देखते हो कि एक कंपनी कोई बड़ी है, उसका जो CEO है उसको कोई दूसरी कंपनी ज़्यादा पैकेज दे के अपने पास लेके आती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एबिलिटीज़ है टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट, टू मेक अ इम्पैक्ट इन द मार्केट, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर बी में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मोबाइल फैक्टर, और सी में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर। बेसिकली देखो बच्चों, कैपिटल जो है ना, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है कैपिटल का शॉर्ट टर्म गोल्स। आपके पास एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो आपको ह्यूमन कैपिटल में आपको ऐसे व्यक्तियों की भी ज़रूरत है जो आपके डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, उनको एग्जीक्यूट करे, और ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे विजनरी लोगों की ज़रूरत भी है जो मार्केट को समझ सके और आज से 10-15 साल के बाद क्या प्रोडक्ट या सर्विस रिलेवेंट रहने वाली है वो विजन हो और उस पर काम कर सके। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स अचीव करने वाले, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ पजेस करने वाले इंडिविजुअल्स को जमा करना है, और ये होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है।
तो इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं। अब बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने देख लिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। अब हम लोग एक्चुअल में थियरी पढ़ेंगे कि हमारे एनसीईआरटी के किताब में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी है। अब मैंने आपके दिमाग में एक माइंड मैप रेडी कर दिया कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। अब हमें आसानी जाएगी आपके सारे टॉपिक्स पढ़ने में। आ जाओ, तो ये है भैया हमारा सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला मुद्दा हम पढ़ेंगे इसमें बच्चों, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिक पहले ही सेंटेंस में हमें मिल गया, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में गुड्स की भी ज़रूरत होती है, सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। तो हमारे पास मार्केट में कौन होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ह्यूमन्स होते हैं, उनकी क्या होती है, नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स, ये चीज़ें होती है। तो इनको हमें फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, इनको फुलफ़िल करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। और बदले में ये लोग, जब हम इनकी वांट्स एंड सब चीज़ें सेटिस्फाई करते हैं, तो ये लोग बदले में कंपनीज़ को देते हैं पैसा। इस तरीके से मार्केट में काम होता है। तो जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, स्टाइलस, टैब, लाइट, पंखा, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गाड़ियाँ, ट्रैवलिंग के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, उसके बाद में आर्टिस्ट हो गए अलग अलग प्रकार के, सिंगर्स हो गए, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हो गए, फिल्म मेकर्स हो गए, ये सारे के सारे लोग मार्केट में कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। ठीक है, तो मार्केट में ये हो गया आपका मार्केट। मार्केट में होते हैं ह्यूमन्स, ह्यूमन्स की होती है नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स। इन नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो मार्केट में जिन चीज़ों की डिमांड है उन्हीं चीज़ों का सप्लाई होगा, जिन चीज़ों की डिमांड नहीं है उन चीज़ों का सप्लाई मार्केट में नहीं होने वाला। ये बेसिक चीज़ है। तो पहले ही सेंटेंस में हमारा पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एकदम क्लियर हो गया। द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सच एज natural resources, human labor, capital and technology. Production aims to transform inputs into outputs that provide utility and value to individuals and society. तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी प्रोडक्शन की। एक बार फिर से पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स by utilizing resources such as natural resources, human labor, capital and technology. Production aims to transform inputs into outputs that provide utility and value to individuals and society. ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन फैसिलिटेट्स द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज necessary for improving living standards, enhancing quality of life and promoting economic growth and development. तो प्रोडक्शन प्रोसेस से इम्पैक्ट क्या होता है, यहाँ पे तो आपको पर्पस ऑफ प्रोडक्शन मिल गया पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में आपको मिलता है इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, हमें मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, उससे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने से क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ता है, तो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो 4 इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारे पास। पहला इम्पैक्ट है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, दूसरा इम्पैक्ट है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, तीसरा इम्पैक्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होती है, चौथा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने के कारण अल्टीमेट यानी 5वां इम्पैक्ट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो पहला मुद्दा है आपका पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं।
और अब मैं आपको ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक नोट्स या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कहिए, आपको याद रखने के लिए उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ, हम आ जाते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स में। ये वाला चाहिए मुझे, ऐड कर दो भैया पेज एक। आ जाओ। तो हमारे पास होती है भैया लोग, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन हमें समझना है, ठीक है। हमारा मुद्दा क्या है, हमें पर्पस ऑफ प्रोडक्शन समझना है। अब हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? सिंपल एज दैट। आ जाओ, क्या क्या चीज़ पढ़नी है हमें? पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। तो हेडिंग डाल दो, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन हमें पढ़ना है भैया लोग। आ जाओ, हेडिंग डाल दिया हमने, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप देखो मित्रों, आपके पास होता है क्या? आपके पास होती है एक सोसाइटी जिसे हम कहते हैं दुनिया, ठीक है। क्या है बच्चों आपके पास? एक सोसाइटी है जिसे हम कहते हैं दुनिया। अब इस दुनिया में कौन कौन लोग रहते हैं? इस दुनिया में कौन कौन लोग रहते हैं? तो मित्रों, इस दुनिया में आपके लोग रहते हैं कौन? तो इस दुनिया में लोग रहते हैं ह्यूमन लाइव्स एंड अदर लाइव्स। दो लोग हमारे पास है। पहला है, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इसको। हमारे पास दो भाग होते हैं, पहला है ह्यूमन लाइव्स और दूसरा है अदर लाइव्स, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हो गई। अब ये जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन लाइफ होते हैं और अदर लाइफ होते हैं, इनकी क्या होती है? बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या होती है वो? नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स। तीन चीज़ें इनको लगती है। नीड यानी नेसेसिटी, वांट यानी ज़रूरत, और डिज़ायर्स यानी सपना। बेसिकली कुछ ड्रीम अचीव करना है, विच इज़ मोर देन रेगुलर लाइफ, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती है। अब ये चीज़ें हमें क्यों चाहिए होती है? नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स की ज़रूरत क्या होती है? तो नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स की ज़रूरत हमें किन चीज़ों के लिए होती है? तो हमें ज़रूरत होती है उसकी सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग। चार चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है। सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड ओवरऑल वेलबींग। इन चार चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। अब इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं डिमांड, ठीक है। ये हो गई आपकी डिमांड। ये हो गई बच्चों आप लोगों की डिमांड। अब मुझे आप एक बात बताओ, जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे सप्लाई भी होगा, करेक्ट? तो जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई भी ज़रूर होगा। यानी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे सप्लाई होगी। अब जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई होगा उसी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर हो गई।
अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, वो किन चीज़ों का होता है? वो आपका होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होगा। जो भी चीज़ मार्केट में रिक्वायर्ड होगी उसका सप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो डिमांड भी आपकी होगी इन चीज़ों के लिए और सप्लाई भी आपका होगा इन चीज़ों के लिए। ये बेसिक चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। अब हम लोग बात क्या करेंगे जी, जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम आपका चलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरी कोई डिमांड है, कोई गुड्स या सर्विसेज की डिमांड है, तो किसी को ना किसी को तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को वो बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये गुड्स एंड सर्विसेज में क्या बेसिक हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा मुद्दा क्या था हमारा, ये देखो यहाँ पे मैं आपका फोकस लेके आना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 1 में। प्रोडक्शन एम्स टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स दैट प्रोवाइड यूटिलिटी एंड वैल्यू टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं इनपुट। तो हमारे पास क्या होता है, इनपुट। इसी इनपुट को हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। इस रॉ मटेरियल को हम जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक इस पे प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें एक सर्टन आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज। ये एक बेसिक प्रोडक्शन की प्रोसेस मैंने आपके दिमाग में रखने की कोशिश की है। रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्री में या किसी भी दुकान में या कहीं पे भी, उसमें प्रोसेसिंग होता है। मीन्स व्हाट, उसका जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती है, उसका उसके स्वरूप में बदलाव किया जाता है। अब जैसे कपड़ों की हम बात करें, टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, तो टेक्सटाइल में क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज़ होता है। मीन्स व्हाट, कॉटन क्या होता है, कपास फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री में आने के बाद वो रिफ़ाइन किया जाता है। उसको रिफ़ाइन करने के बाद उससे थ्रेड क्रिएट किया जाता है। थ्रेड के जो बंडल्स होते हैं बड़े बड़े, वो जाते हैं गिनिंग एंड जो टेक्सटाइल मिल्स होती है वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद हमारे जो कपड़े हैं, टी शर्ट, साड़ी, जो भी चीज़ें हम पहनते हैं, एथनिक वेयर, मॉडर्न वेयर, वेस्टर्न आउटफिट, सारे के सारे इस तरीके से तैयार होते हैं। तो कपास यानी जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज क्रिएट होती है। रेस्टोरेंट बिजनेस का अगर हम उदाहरण लें तो रॉ मटेरियल क्या होता है, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है, ग्रेन्स, मसाला, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है। दैट मीन्स व्हाट, कुकिंग, उसको कुक किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड देन फाइनली आपको पार्सल या प्लेटिंग में खाने के लिए उसको सर्व किया जाता है। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल को वैल्यू एडिशन करके फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिनकी ज़रूरत है मार्केट में। तो ये बेसिक चीज़ आपके आंखों के सामने हमने देखी। अब हम फिर से एक आगे बढ़ेंगे। अब ये जो प्रोडक्शन है उसका पर्पस, हाउ एंड आउटकम, ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। ये जो प्रोडक्शन है, 3 सवाल मेरे सामने हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा आप लोगों से कि प्रोडक्शन जो है उसका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज क्या, फुलफिल डिमांड, सेटिस्फाई नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स। फुलफिल डिमांड्स मीन्स व्हाट, satisfy needs, wants, desires। अब ये डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन वी फुलफ़िल द डिमांड्स इन द मार्केट। तो हम क्या करेंगे,
प्रोड्यूस गुड्स एंड और सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस है हमारे पास? लैंड, लेबर, उसके बाद में फिज़िकल कैपिटल, और चौथा मुद्दा हमारे पास होता है ह्यूमन कैपिटल। इन रिसोर्सेस को यूज़ करके डिमांड को फुलफ़िल करो। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? तीसरा मुद्दा हमारा क्या होगा? ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है इसका आउटकम क्या है और इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो इसके इम्पैक्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर सोसाइटी, ये सबसे मेन इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन की प्रोसेस का। अब ये जो हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं तो हमें फिज़िकली दो चीज़ों में वो वैल्यू क्रिएशन दिखता है। पहला वैल्यू क्रिएशन हमें दिखता है गुड्स में, दूसरा वैल्यू क्रिएशन हमें दिखता है रिक्वायर्ड सर्विसेज में। अब इसकी वजह से क्या होता है? हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जब भी प्रोडक्शन की प्रोसेस बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा? अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। किस बारे में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग। ये चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली ये होता है पूरा का पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस और उसका इम्पैक्ट। ठीक है, जो हमने थियरी पढ़ी 2 पॉइंट की, उसको हम अगर आप चाहे तो इस तरीके से उसके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये पहला मुद्दा हो गया। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया। प्रोडक्शन होता है, एक केस स्टडी बेसिकली हमने सीख ली कि दुनिया होती है, दुनिया में ह्यूमन लाइव्स, अदर लाइव्स होते हैं, उसकी कुछ नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स होती है। नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स के किस लिए चाहिए होती है? सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड ओवरऑल वेलबींग। और इन्हीं चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डिमांड। जहाँ पे भी डिमांड होगा वहाँ पे सप्लाई होगा, जहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई होगा वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, और इसी को हम कहते हैं, जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसी को हम कहते हैं मार्केट प्लेस। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मार्केट प्लेस में जब प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझाई है कि इनपुट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है एंड हमें फाइनली आउटपुट मिलता है। ये इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट हम 4 चीज़ों को यूज़ करके अचीव करते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें इस पूरी प्रोसेस में यूज़ होते हैं। कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। पर्पस ऑफ प्रोडक्शन हमें पता चल गया, हाउ वी कैन अचीव द प्रोडक्शन प्रोसेस, हाउ वी कैन कैरी ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हमें पता चल गया। और तीसरा मुद्दा हमें पता चल गया, आउटकम, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब भी ट्रेड बढ़ता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, तो आपके मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे क्वालिटी की मिलती है, अच्छे प्राइस पे मिलती है, यानी ज़्यादा प्राइस पे नहीं। जब भी कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसिंग कम होगा। फॉर एग्जांपल, पुराने समय में, यानी आज से 10-12 साल पहले जो इंटरनेट था वो महंगा था, लेकिन जियो के आने के बाद मार्केट में कंपटीशन आई और सारे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको डेटा के प्राइसेस कम करने पड़े। पहले एक महीने में 1 या 1.5 GB मिलता था 400 या 450 या 500 रुपये में। आज डेली का 1.5 GB 2 GB हमको मिलता है। ब्रॉडबैंड अगर आपने लगा लिया है तो अनलिमिटेड यूज़ करो, 600 रुपये या 800 रुपये जो भी आपका महीना होगा, जो भी आपका प्लान होगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। तो क्या हो गया? डेटा बहुत सस्ता हो गया।
तो जब भी मार्केट में अच्छे तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस आप अच्छे से प्लान करते हो, उसको ऑप्टिमाइज करते हो, तो मार्केट यानी पूरे के पूरे समाज को उसका फ़ायदा होता है। ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा मुद्दा जो है उस पर चलते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमें अभी पढ़ाई करनी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग करना है, गुड्स या सर्विसेज को तैयार करना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील करना है, तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेगी और वो 4 रिक्वायरमेंट्स है आपकी। पहला ज़मीन यानी रिसोर्सेज, दूसरा लेबर लगेगी आपको, काम करने वाले लोग, तीसरा लगेगा आपको फिजिकल कैपिटल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा आपको, और चौथा लगेगा आपको ह्यूमन कैपिटल यानी तेज़ दिमाग वाले, सोच वाले साइंटिस्ट लोग आपको चाहिए होंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी मदद कर सके। तो गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करने के लिए आपको इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लैंड, दैट इज़ ज़मीन। ज़मीन पर ही एग्रीकल्चर होता है, ज़मीन पर ही फैक्ट्री होती है, ज़मीन पर ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ज़मीन पर ही हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। हम लोग रहते भी ज़मीन पे ही है और हम लोग अपना पूरा जीवन ज़मीन और उससे जुड़े हुए रिसोर्सेज के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं और आखिरी में टिकट कटा के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जीवन ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन लैंड? Land as a factor of production refers to all natural resources above and below it that are used to produce goods and services. For example, अगर ये आपकी ज़मीन है, this is your earth, ठीक है, this is earth, ये अगर आपकी ज़मीन है तो ज़मीन के नीचे जितने भी चीज़ें हैं और ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस अर्थ में यानी लैंड में काउंट की जाती है। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको समझ गई। अब आगे देखो, लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन सारों को लैंड में इंक्लूड किया जाता है। अबव एंड बिलो इट दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में यूज़ होती है वही चीज़ें लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड की जाती है। क्या क्या इंक्लूड होता है? द सरफेस ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर बॉडीज़, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सारी की सारी चीज़ें ज़मीन में इंक्लूड की जाती है, लैंड में इंक्लूड की जाती है। क्या क्या इंक्लूड होता है लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? सरफेस ऑफ अर्थ यानी ये, फॉरेस्ट यानी अबव, मिनरल्स यानी बिलो, वाटर बॉडीज़ अबव भी होती है और बिलो लैंड भी होती है, एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो इसका कॉम्बिनेशन होता है ना। क्योंकि ज़मीन जो होती है आपकी, जो सरफेस होता है, उस सरफेस से नीचे कुछ 2 फीट या 3 फीट तक आपकी फर्टाइल सॉइल होती है जो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हो। तो इस तरीके से आपका ज़मीन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, यानी ज़मीन को आप नए सिरे से प्रोड्यूस नहीं कर सकती हो। दुनिया में ऑलरेडी इस अर्थ के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर जितनी ज़मीन है उतनी है। कुछ ज़मीन आप रिक्लेम कर सकते हो लेकिन उसमें लिमिटेशन है, ये बेसिक चीज़ है। इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। जैसे मैं टी शर्ट की बात करूँ तो टी शर्ट की क्वांटिटी में 1000 टी शर्ट भी बना सकता हूँ, 10,000 टी शर्ट भी बना सकता हूँ, 1,00,000 टी शर्ट भी बना सकता हूँ। लेकिन ज़मीन के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है उतनी ही ज़मीन है। बहुत ज़्यादा ज़मीन आप समंदर के ऊपर रिक्लेम नहीं कर सकते। दैट इज़ क्वांटिटी की हम बात करते हैं। लैंड इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर, इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, यानी अगर ये आपकी ज़मीन की लेवल है तो आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते ग्राफ ज़मीन का, ठीक है। जितनी ज़मीन है उतनी ही रहने वाली है आपके पास। इन शॉर्ट रन तो क्वांटिटी ऑफ लैंड जो है आप शॉर्ट रन में यानी इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड्स इसेंशियल फाउंडेशन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। इन चारों चीज़ों के लिए आपको करने के लिए क्या चाहिए होता है? ज़मीन। लैंड इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी क्रिटिकल फैक्टर। और शॉर्ट रन में
हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये हमारे सदर्न भारत का जो सदर्न कोस्टल एरिया है, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया आपका, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, ये आपका कोस्टल एरिया हो गया। तो भारत क्या कर सकता है, समंदर में थोड़ा थोड़ा लैंड रिक्लेम कर सकता है, वहाँ पे मलबा डाल के, रेत डाल के, मट्टी डाल के, पत्थर डाल के, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, बहुत खर्चा भी आता है। तो इनका यही कहना है कि ज़मीन आप रिक्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत लगेगा, रिसोर्सेज बहुत लगेंगे, और शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा ज़मीन आप क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते। बेसिक चीज़, इट प्रोवाइड्स essential foundation for various economic activities such as एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ज़मीन के साथ। हम उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में सारा आ गया, डेयरी प्रोडक्ट्स आ गया या एंसिलरी आ गया, उसमें फ्रूट, जो भी आप खेती बाड़ी से रिलेटेड जितनी भी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है वो सारी आ गई। उसमें पशुपालन आ गया, उसमें पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, सब आ गया। एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर एज अ एंटायर एरिया, जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर में होती है वो सारी आ गई। माइनिंग में कोल माइनिंग होता है, मिनरल माइनिंग होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स माइन करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रेशियस स्टोन होते हैं, जो हमारे ये मार्बल वगैरह, पत्थर वगैरह होते हैं, ये भी माइन किए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन, ज़मीन है तो ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर ज़मीन आपकी अच्छी नहीं है तो पहले ये लोग क्या करते हैं, अब जैसे आपके सिटी में, आप जिस भी सिटी में रहते हो, अगर वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, मेट्रो बन रही है, तो पहले क्या करते हैं, वो सॉइल टेस्टिंग करते हैं। यानी वहाँ का जो अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस का बहुत सी खुदाई करते हैं बहुत नीचे तक एक पर्टिकुलर जगह पे, और वहाँ का सॉइल का रिपोर्ट निकालते हैं कि यहाँ की सॉइल स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि जब मेट्रो का इतना ज़्यादा वज़न, मेट्रो के पिलर्स और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, तो इतना ज़्यादा वज़न जब इस ज़मीन पे पड़ेगा तो वो ज़मीन अंदर नहीं धंसनी चाहिए, है ना, वो स्टेबल होनी चाहिए, वहाँ पे अर्थक्वेक का ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की सारी चीज़ें होती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है। बिना ज़मीन के हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हवा में भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पानी पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। एक स्टेबल बेस चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप हवा में फैक्ट्री बिल्डअप नहीं कर सकते, पानी के ऊपर फैक्ट्री बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये बातें हमें पता चल गई। अब हम तीसरा मुद्दा देखते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ, जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। यानी हम लैंड का इस्तेमाल करके कितने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक लोकेशन, क्लाइमेट, एक्सेसिबिलिटी, मेकिंग इट अ क्रूशल इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जैसे कोई दुकान है, कोई ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत तभी ज़्यादा होगी या तो वो हाईवे से जुड़ी हो, या तो वो एकदम मार्केट प्लेस में हो। अगर वो कहीं दूर दराज कोने में है जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते, तो आपके ज़मीन की कीमत या दुकान में आपका धंधा नहीं चलेगा। बिज़नेस तभी चलता है जब वो मार्केट प्लेस में होता है, वो एक्सेसिबल होता है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। जहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे बर्फीले प्रदेश, अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हैबिटेट नहीं है अच्छा, बर्फ़ ही बर्फ़ है, फर्टाइल सॉइल का नामो निशान नहीं है। जो भी चीज़ें आपके फूड रिलेटेड है वो सारी की सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। एंड एक्सेसिबिलिटी, खेती भी है तो खेती बाड़ी अगर आपको करनी है तो पानी के पास होना चाहिए। पानी का स्रोत जो होता है, जो सोर्स ऑफ वाटर होता है, वो आपके ज़मीन के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इरिगेशन, पानी नहीं मिलेगा तो आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, उसके बाद में आपके पास ट्रैक्टर चाहिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो बेसिकली आपका ज़मीन जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए ईजीली। अब आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तैयार तो कर लिया, लेकिन आपकी ज़मीन बहुत दूर है और मार्केट बहुत दूर है, तो आपके ज़मीन से मार्केट तक को आपको लॉजिस्टिक्स लगेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन आ गया बीच में तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है, जब भी आप किसी ज़मीन में इन्वेस्ट करते हो तो उसका लोकेशन देखना चाहिए, क्लाइमेट कैसा है देखना चाहिए, और वो ज़मीन एक्सेसिबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का विचार करके आपको ज़मीन को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। ये बच्चों मुद्दे हो गए हमारे ज़मीन से रिलेटेड।
ज़मीन में क्या इंक्लूड किया जाता है, वो शॉर्ट रन में उसकी क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं सकते और प्रोडक्टिविटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे जिसे कहा जाता है लेबर। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड वाला पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं उसे कहा जाता है मिस्टर लेबर। ठीक है, लेबर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहला पॉइंट सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन लेबर। लेबर में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहला, लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन refers to physical and mental effort exerted by human beings in the production of goods and services। तो लेबर का काम क्या होता है, वो एफर्ट्स लगाता है। एफर्ट्स किन चीज़ों में, फिजिकल एफर्ट एंड मेंटल एफर्ट। सोचना पड़ेगा ना, काम करते वक्त भी सोचना पड़ता है, काम करने से पहले भी सोचना पड़ता है। एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक बेसिक रूपरेखा हमें अपने काम की अपने दिमाग में तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी काम को। ये बेसिक चीज़ हो गई। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन लेबर। लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट exerted by human beings in the production of goods and services। बेसिक चीज़ समझ में आ गई। दूसरा, इट एनकम्पासेस ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग मैनुअल लेबर, स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप, मैनेजरियल टास्क एंड क्रिएटिव एंडेवर्स। तो काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। मैनुअल में ह्यूमन अपने खुद हाथ यानी पूरा अपना एग्जिस्टेंस यूज़ करके काम करते हैं। जैसे कि पुराने समय में जो भी आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, पेन पेंसिल लेते थे, कागज़ लेते थे और काम करते थे। आज के समय में क्या हो गया है, टैब्स आ गए, अलग अलग लैपटॉप्स आ गए, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स क्रिएट हो गए, फोटोशॉप, लाइट रूम, ठीक है, उसके बाद में एडोबी, उसके बाद में आर्किटेक्चर्स के लिए अलग अलग डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए, सिविल इंजीनियर्स के लिए अलग अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स है। तब क्या होता है, बेसिक काम तो हम उस मशीन को यूज़ करते वक्त हमारा मैनुअल लेबर तो लगाते ही है, लेकिन साथ साथ हम मशीन्स का भी यूज़ करते हैं। तो उन मशीन्स में जो फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली लेबर में क्या इंक्लूड होता है, फिज़िकल एंड मेंटल एफर्ट। वो फिज़िकल एंड मेंटल एफर्ट किन स्वरूप में होता है, किस फॉर्म में होता है। तो मैनुअल लेबर भी होता है, मशीन के साथ जो आप काम करते हो वो भी होता है। उसके बाद स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप। अब लेबर दो प्रकार की होती है, एक ट्रेंड लेबर, एक नॉन ट्रेंड लेबर। ठीक है, तो उसमें स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप भी आती है। जैसे कोई कारपेंटर होता है, बहुत बढ़िया काम करता है, कोई आर्टिस्ट होता है, वो बहुत बढ़िया मूर्तियाँ बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप। मैनेजरियल टास्क, जो मैनेजर्स होते हैं या कोई भी काम, कोई भी प्रोसेस अगर आपको मैनेज करनी है, किसी भी, अगर आप मंदिर की बात करो तो जो भंडारा होता है, जो लंगर होता है, उसमें आप क्या मैनेज करते हो, उसमें आप आपका पूरा का पूरा किचन मैनेज करते हो। उसके बाद में फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करते हो। उसके बाद में जो प्लेट्स होती है, दैट मीन्स वॉशिंग, और वापस वो प्लेट्स आपके स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस को आप, भंडारा या लंगर है, उसको मैनेज करते हो। तो मैनेजरियल टास्क भी इसमें आ गए ह्यूमन लेबर में। एंड क्रिएटिव एंडेवर्स। क्रिएटिव मीन्स व्हाट, आप कुछ ऐसी चीज़ तैयार करते हो जो कॉमन लोग नहीं कर सकते। कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विसेज हो, जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तैयार करता है, कोई बुक लिखता है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई डोसा अच्छा बनाता है, कोई जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है वो अच्छा करता है ना, कोई स्पेसिफिक कपड़ों की जो सिलाई होती है वो अच्छा करता है, तो उसे आप क्या कहते हो, क्रिएटिव एंडेवर्स। ऐसी कोई बात जो बहुत यूनिक है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, उसे हम कहते हैं क्रिएटिव एंडेवर्स। जैसे फिल्म मेकिंग हो गया, उसके बाद में अलग अलग आर्ट वर्क्स होते हैं, वो हो गया, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली लेबर में दो चीज़ें होती है, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट। क्लियर, उसका फॉर्म ये हो सकता है। अब दूसरी बात, लेबर इज़ अ मोबाइल फैक्टर, यानी कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3,
जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी लेबर शिफ्ट होगी। हो सकता है कि कंपनी 1 का लेबर कंपनी 2 में जाए, वहाँ से कंपनी 3 में जाए और 3 में से वापस कंपनी 1 में भी आ जाए। जहाँ पे भी किसी भी व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की फाइनेंशियली, वो वहीं पे जाएगा। अगर आप जॉब्स की बात करो, अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब में 2 चीज़ें मायने रखती है। पहला होता है इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा होता है सोसाइटल स्टेटस, यानी समाज में इज्जत है कि नहीं है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, ऑर्गेनाइजेशन 3, इन तीनों में से जहाँ पर भी आपको ये पैसा प्लस सोसाइटी में स्टेटस मिलता है, लेबर वहाँ पे, ह्यूमंस वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल कोई इसमें ख़राब बात नहीं है। हर व्यक्ति को ग्रो करने का पूरा अधिकार होता है। ये बात हो गई आपकी। इसीलिए लेबर इज़ अ मोबाइल फैक्टर। कोई नौकर नहीं है आपका, कोई स्लेव नहीं है। क्यों? बिकॉज वी हैव अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द वर्कर्स, meaning it can be moved from one occupation or industry to another, यानी switching jobs। तो ऐसे कोई बंदे होते हैं जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अब इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, सिविल होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है, उसके बाद में और कौन से होते हैं भैया, जो भी ब्रांचेस होंगी। तो बेसिकली आईटी वाले होते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। अब आज के समय में, यानी पिछले 10-15 साल, 20 साल का समय ले लो आप, पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा जॉब जो क्रिएट हुए हैं वो आईटी इंडस्ट्री में क्रिएट हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग की वजह से। तो होता क्या था, इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे जा रहे हैं कहाँ पे, कोडिंग के जॉब में, आईटी कंपनी में। तो बेसिकली जिस तरीके का आपका मार्केट होगा, लेबर भी उसी तरीके से मूव करेगी। फिर तीसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम लोग लेबर के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ लेबर ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो ये आपकी लेबर होती है, दैट मीन्स जो आपके काम करने वाले लोग होते हैं या आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या ये एम्प्लॉयज़ आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 100% इनका इम्पैक्ट होता है। अगर बुद्धू लेबर है तो गड़बड़ करेगा। एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपका रॉ मटेरियल का नुकसान होगा। अगर लेबर होशियार है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो एक ही बार में कम से कम डिफेक्ट में आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके देगा। वही बात हमें यहाँ पे इन्होंने समझाई है। इम्पैक्ट ऑफ लेबर ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। लेबर से जुड़े क्या चीज़ें हैं, लेबर से जुड़ी हुई 2 चीज़ें हैं। पहली, एक तो क्वांटिटी ऑफ लेबर, दूसरी है आपकी क्वालिटी ऑफ लेबर। दोनों अच्छी होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है हमारे पास एफिशिएंसी, है ना, एंड प्रोडक्टिविटी। ये 5 चीज़ें मैटर करती हैं। तो quantity and quality of labor have an influence on the efficiency and productivity of production process. Factors such as education, training, उसके बाद क्या आता है, experience, motivation play significant roles in determining the contribution of labor to overall input. अब 3 बातें तो हमको समझ में आ गई। कौन सी 3 बातें? ये वाली 3 बातें, एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। 3 बातें तो समझ में आ गई। लेकिन सर हमें एक बात बताओ, क्या मोटिवेशन लेबर की क्वालिटी या क्वांटिटी में इम्पैक्ट डालता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन अगर कोई कंपनी देती है तो वो वहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, यानी खुद से काम करने वाले। ऐसे पंकज उदास टाइप के लोग नहीं चाहिए हमें हमारी कंपनी में। ब्राइट स्टूडेंट्स,
ब्राइट लोग चाहिए जो हमेशा खुश रहे, अपने आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उसको लाइट रखे, उसको हैपनिंग रखे, तो काम अच्छा होगा। क्योंकि आप देखो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी देखो, आपके फैमिलीज़ में भी देखो, आपके वर्क प्लेस पे भी आप कभी देखना, कभी ट्रेनिंग की होगी तो एक साला ऐसा कोई आता है जो पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब, सबका मूड ऑफ कर देता है कि उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है, या फिर बकवास बात करता है, या फिर किसी का इतना ज़्यादा मजाक उड़ा देते हैं लोग कि उसका मूड, सबका मूड ऑफ कर देता है। तो ऐसे बकवास लोग किसी कंपनी को नहीं चाहिए होते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है कंपनी का वो ख़राब होता है, वर्क कल्चर ख़राब होता है। तो इसलिए ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें? एजुकेशन अच्छा चाहिए, ट्रेनिंग अच्छा चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग मीन्स व्हाट, वेल ट्रेंड अगर है तो ही उसको कंपनी जॉब देगी, यानी एक्सपीरियंस है तो, और मोटिवेशन। तो ये 4 चीज़ें लेबर की होनी चाहिए। इन 4 चीज़ों की वजह से आपका जो है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है। आ जाओ, आखिरी पॉइंट क्या है लेबर का, जो पॉइंट नंबर डी है, लेबर इज़ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी वेरी क्रिटिकल। रोबोट्स तो है नहीं, क्योंकि मार्केट में जब तक अच्छे काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो अच्छे क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सबसे सिंपल उदाहरण, हम उदाहरण लेते हैं बच्चों स्ट्रीट फूड का। ठीक है, स्ट्रीट फूड का उदाहरण लेते हैं। 3 ठेले आपके पास है, T1, T2, T3, तीनों के पास आपको जो स्ट्रीट फूड पसंद है। ठीक है, चलो आप समझ लो पाव भाजी वाला कोई है। अब यहाँ पे T2 जो है उसके पास बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे एवरेज भीड़ रहती है और यहाँ पे एकदम ही कम भीड़ रहती है। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। नंबर 2 वाला जो ठेला है बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे एवरेज और यहाँ पे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कुक होते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड पर। हाइजीन, टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ें फूड इंडस्ट्री में काम की होती है। तो जहाँ पे भी इनमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा वहाँ पे आपका जो फाइनल फूड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। लेबर इज़ अ क्रिटिकल component ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन इसेंस लेबर इज़ अ क्रिटिकल component ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ड्राइविंग इनोवेशन, ग्रोथ एंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। अब जो बिज़नेस होता है ना, वो बिज़नेस के कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कंसीडर करते हो तो उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 गोल्स होते हैं। पहला है प्रॉफिट कमाना, ये शॉर्ट टर्म होता है, और दूसरा है वेल्थ क्रिएट करना। वेल्थ क्रिएशन जो है ये लॉन्ग टर्म गोल होता है, प्रॉफिट कमाना ये शॉर्ट टर्म गोल होता है। इन इसेंस लेबर इज़ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ड्राइविंग इनोवेशन, ग्रोथ एंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। 3 चीज़ें हैं, इनोवेशन, ग्रोथ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब हम भारत की जब बात करते हैं तो भारत में टैलेंट बहुत है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे लोग बाहर देशों में जाके वहाँ पे कोडिंग करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जब आप बात करोगे बड़े बिग टेक्स की, जैसे आपका हो गया गूगल, ठीक है, गूगल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, उसके बाद और कौन है, चैट जीपीटी हो गया। ये सब क्या है? इनोवेशन, ग्रोथ एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने प्रोडक्ट इतने ज़बरदस्त बनाए हैं इन बिग टेक वालों ने कि वो हर एक इंडिविजुअल के लिए यूज़फुल है। वो उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं इन सब के। तो बेसिकली जो लेबर है हमारे ही लोग हैं, यानी बहुत सारे देशों के लोग हैं। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में बहुत सारे माइग्रेंट्स जमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, बिग टेक है, इनोवेशन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और वहाँ पे एक बेसिकली पूरे देश का कल्चर ही वो बन गया है कि भाई इनोवेशन करो, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट में ध्यान दो, डिमांड एंड सप्लाई के गेम को समझो। तो अभी हमारा पिछले 10-12 साल से, 15 साल से भारत में वो चीज़ें हमें ज़रूरत महसूस होने लगी है। ठीक है, तो जो लेबर होते हैं, जो काम करने वाले आपके लोग होते हैं, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल या लेबर कुछ भी कहो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्री का इनोवेशन, ग्रोथ एंड वेल्थ को डिसाइड करने वाले होते हैं। अगर आप इमेजिन करो,
जो इंडियन सीईओज, इंडियन ओरिजिन सीईओज, इंडियन ओरिजिन कोडर्स, अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स में ना जाके अगर वो भारत के लिए काम करते तो आज जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अमेरिका में तैयार हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे देश में तैयार होते। तो हमने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं कराया, एक कल्चर नहीं क्रिएट किया उस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे हमारी कमी है, हमने अपनी लेबर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दिया ये कहना गलत है। बेसिकली हमारे देश का जो कल्चर था, पहले फॉरेन इन्वेजन्स थे, कॉलोनियलिज्म था, हम दूसरों के अंडर थे। फिर जैसे जैसे हम स्वतंत्र हुए, वहाँ से स्वतंत्र होने के बाद भी हम एक आइसोलेशन में थे, हम अपने ही दुखों में इतने डूब गए थे कि हमें ध्यान में ही नहीं आया कि मार्केट ओपन करना चाहिए। फिर धीरे धीरे 91 आते आते ऐसी देश की हालत ख़राब हो गई कि वो जो लिबरलाइजेशन है वो किसी का ऐसा कोई आग्रह नहीं था। वो लिबरलाइजेशन 91 के जो रिफॉर्म्स थे वो इन्होंने इसलिए किए कि अब उनके पास सोशलिज्म में जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, उसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था बट टू लिबरलाइज। तो लास्ट रिसॉर्ट उन्होंने लिबरलाइज किया, तब जाके हमारा देश बचा, हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, हमारी इकोनॉमी में पैसा आना शुरू हुआ। तो ये जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये वेलफेयरिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है वो सुनने के लिए अच्छी है। कब? जब आपके देश के पास बहुत पैसा है। जब हमारे देश के पास, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, तब हम दान धर्म, वेलफेयरिज्म की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। हर एक इंडिविजुअल का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन। जब हमारे पास ट्रिमेंडस वेल्थ हो जाएगी तब हम ध्यान दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, किसको क्या क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरे पास ही खुद के परिवार को पालने के लाले हैं तो मैं दान धर्म ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इस तरीके की बातें हैं। तो हमारा लेबर यानी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो अभी ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट का एक स्वयं नाम का पोर्टल है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस जो है एजुकेशनल कोर्सेस वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लो, वीडियो लेक्चर्स अटेंड करो और जो एग्ज़ाम्स होगी उन एग्ज़ाम्स की फ़ी भर के आप जो भी नॉमिनल फ़ीस है वो फ़ीस भरो, पास करो और सर्टिफिकेट लो। इस तरीके का स्वयं नाम का एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पे आप जाके अलग अलग कोर्सेस अटेंड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके ये है अपना क्या हो गया, अब हम अपने लेबर को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फिर स्किल इंडिया के अंडर गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने स्किल इंडिया नाम का एक कैंपेन शुरू किया था। वहाँ पे उन्हें ये पता चला कि हमारा लेबर जो है बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें बढ़ानी है, तो हमने अपने लेबर को स्किल्ड यानी एजुकेशन प्रोवाइड करो, स्किल प्रोवाइड करो। तो भारत सरकार जो है आज हमारे जो लेबर का जो बेसिक हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है उनको तैयार करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आई है। ठीक है, तो लेबर में क्या क्या ज़रूरत होती है आपको, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्वयं ये नाम का पोर्टल क्रिएट किया है। ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया का कैंपेन शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर है, जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर है और बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बेसिक चीज़ें एक्सपीरियंस देने के लिए आपको ये काम करना है। और मोटिवेशन, मोटिवेशन मीन्स व्हाट, करप्शन फ्री गवर्नेंस अगर हमारे पास है तो हमारे देश के लोग मोटिवेटेड रहेंगे। हमारे पास एक विश्वास होता है कि हाँ ठीक है यार, मैं मेहनत करूँगा तो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। अगर मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ तो मेरा कोई छोटा मोटा बिजनेस में नुकसान नहीं करेंगे ये लोग, यानी क्रॉनी कैपिटलिज्म यानी करप्शन, पैसा मांगने नहीं आएंगे, मेरे ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस नहीं लगाएंगे। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हमारे लेबर के रिलेटेड। अब तीसरा मुद्दा हमारा आता है फिजिकल कैपिटल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सबसे पहला फिजिकल कैपिटल हमें चाहिए इंस्टेंट पैसा,
नोट चाहिए हमें, हरे हरे नोटों की गड्डी चाहिए भाई, 500, 1000, 2000 जितना भी चाहिए, सोना चांदी डायमंड जितने भी प्रेशियस चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम करेंसी की बात करते हैं। करेंसी ग्लोबली एक्सेप्टेड वैल्यू है आज के समय पे। तो हमें पैसा चाहिए भाई। इंटरनल इन्वेस्टमेंट दैट इज़ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहीं से भी इन्वेस्टमेंट आए हमें हमारे देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये जो फिजिकल कैपिटल अगर तैयार करनी है तो भारत सरकार ने क्या किया था अनाउंसमेंट, मेक इन इंडिया, ये कैंपेन लॉन्च किया ताकि हमारे देश में पैसा आ सके। मेक इन इंडिया लॉन्च किया, उसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, है ना। किसी भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आपको चाहिए तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं मनी की। मनी सर्व्स एज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल by providing the financial resources necessary to acquire other factors of production। तो बेसिकली शुरुआत पैसे से ही होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़मीन खरीदने की सोचोगे, तो आप लेबर को हायर करने की सोचोगे, है ना। उसके बाद अगर ज़्यादा पैसा आपके पास तो ह्यूमन कैपिटल यानी साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन की तरफ आप जाओगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का होता है पैसा। पैसा है तो आपका धंधा शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टार्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए, सस्टेन मीन्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मार्केट में हमारा गुड्स या सर्विसेज लॉन्च होने तक हमें पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। फिर मार्केट में लॉन्च करेंगे, फिर कस्टमर्स को क्रिएट करेंगे, सेल होगा तब। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सर्व्स एज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी मनी क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, नेसेसरी टू एक्वायर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट एनेबल्स बिजनेसेस to purchase raw materials, machinery and labor services as well as invest in research, development and expansion। तो बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। बिजनेस में आपको लगता है रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड लेबर सर्विसेज, इन तीनों को यूज़ करके आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। साथ ही साथ आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना होता है और बिज़नेस का एक्सपांशन भी करना होता है। तो बिज़नेस में बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ एक साथ चलती है। तो बिज़नेस में बहुत सारी ऐसी पैरेलल लाइंस होती है जो अलग अलग आपके गोल्स होते हैं, उन्हें आपको एक साथ अचीव करना होता है। और इन सारे गोल्स को अचीव एक साथ करने के लिए आपका सबसे मेन क्रिटिकल फैक्टर आपके पास होता है मनी, दैट इज़ पैसा। अगला पॉइंट क्या कहता है ये, मनी फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट, फ्यूएलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ड्राइविंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इन्हीं 2 पॉइंट का ये तीसरा पॉइंट है, एक्सटेंशन है। मनी फैसिलिटेट करता है, कौन सी चीज़ों में फैसिलिटेट करता है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ईजी करता है। मनी फैसिलिटेट करना मीन्स व्हाट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इवेंट नहीं इन्वेस्टमेंट। फिर फ्यूएलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों के जेब में अगर पैसा है तो लोग उसे खर्चा करेंगे। कहाँ पे खर्चा करेंगे, सबसे पहले तो गड्डी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, 2 व्हीलर खरीदेंगे, 4 व्हीलर खरीदेंगे। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ट्रैवलिंग करेंगे, मूवीज़ देखने जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। अलग अलग छोटे छोटे हमारे फंक्शंस होते हैं जीवन में, कभी बच्चे का जन्मदिन होता है, कभी खुद का जन्मदिन होता है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे हमारे फंक्शंस होते हैं लाइफ में, पूरे लाइफ स्पैन में, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बेसिकली ये आपका इनकम बढ़ा देता है, ठीक है। सो मनी फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस मीन्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स इनकम, फ्यूएलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ड्राइविंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, मनी एज कैपिटल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। तो जो आपका मनी है, जो कैपिटल है, उसको आप 2 कैटेगरीज में डाल सकते हो। पहला
शॉर्ट टर्म दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म यानी फिक्स्ड कैपिटल। अब जैसे अगर आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको लेबर लगेगी, ठीक है। लेबर को आप क्या दोगे, सैलरी दोगे, तो सैलरी तो मंथली बेसिस पे देनी है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल। और अलग छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, है ना, जो आप ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो हो गया, अगर आपके ऑफिस में कैंटीन है, फूड फैसिलिटी है तो वो हो गया। तो जो डेली एक्सपेंसेस, बेसिकली डेली, वीकली और मंथली एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, उनको लगने वाले पैसे को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या होता है, जैसे कि आपकी अगर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री के लिए आपने ज़मीन खरीदी होगी, तो ज़मीन इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट, एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और ज़मीन रहेगी। उसके बाद में आपने मशीनरी खरीदी होगी, तो मशीनरी भी कुछ 15 साल तक आपकी चलेगी। उसके बाद आपने बिल्डिंग बनाई है, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग होती है, तो उस बिल्डिंग की भी लाइफ है समझो 20 ईयर्स, है ना। तो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म एसेट हो गए। यानी यहाँ पे आपको शुरुआत में एक बार बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, और एक बार इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो वो आपको ईयर ऑन ईयर बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये पहला साल है, यहाँ पे आपने फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट किया बिल्डिंग, मशीनरी, ज़मीन में, तो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, जितनी भी उनकी यूज़फुल लाइफ होगी, उस यूज़फुल लाइफ तक आपके ये सारे के सारे एसेट्स आप अपने बिजनेस में यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके पैसे को जनरेट कर सकते हो। यानी शॉर्ट टर्म पीरियड में प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म पीरियड में वेल्थ क्रिएट आप कर सकते हो। तो मनी एज अ कैपिटल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग, एक शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म यानी फिक्स्ड कैपिटल। तो हमारा जो बिजनेस में कैपिटल होता है, बिजनेस कैपिटल दो प्रकार का होता है आपका, पहला वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आता है फिजिकल कैपिटल के बारे में, पहला तो पैसा देख लिया। अब पैसे से हम लोग बाकी की चीज़ें खरीदेंगे, पैसा देके हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे, पैसा देके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, पैसा देके हम लोग टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, है ना। और क्या होता है आखिरी में, है क्या कुछ, बस। तो जो पैसा होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, पैसा देके रॉ मटेरियल खरीदेंगे, पैसा देके इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेंगे, पैसा देके टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, देखो। रॉ मटेरियल्स रिप्रेजेंट अनदर फैसेट ऑफ कैपिटल serving as inputs for the production of goods and services. These materials are transformed through the production process into finished products. तो जो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन की प्रोसेस देखी थी, है ना, ये छोटा सा आपको मैंने यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन जैसा दिया है, ये वाला, कि इनपुट होता है, उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, और हमने फिनिश प्रोडक्ट बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे वो लोग कहते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल्स रिप्रेजेंट अनदर फैसेट ऑफ वर्किंग कैपिटल सर्विंग एज इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास पैसा था उस पैसे को हमने कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल में। अब रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे और इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में। जो भी आपका बिजनेस होगा, जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो उसमें। तो पैसे को हमने ट्रांसफॉर्म किया रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम ट्रांसफॉर्म करेंगे फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। दीज मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखो, रॉ मटेरियल्स कैन इंक्लूड natural resources such as minerals, metals, agricultural products and chemicals.
तो रॉ मटेरियल में इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकता है, कोयला, मट्टी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी, फॉरेस्ट यानी टिम्बर, वुड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी चीज़ें दिखती है आपको वो सारा नेचुरल रिसोर्सेज आपका रॉ मटेरियल में आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा गुड्स या सर्विसेज क्रिएट करनी है। केमिकल्स होते हैं, उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, अलग अलग ग्रेन्स हो गए, उसके बाद में आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। देयर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी इम्पैक्ट द एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर आपके पास रॉ मटेरियल आपकी कंट्री में अच्छा मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो रॉ मटेरियल का डायरेक्ट इम्पैक्ट किन चीज़ों पे होता है, पहला क्वांटिटी, दूसरा एफिशिएंसी और तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इन 3 चीज़ों पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है रॉ मटेरियल। तो जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देता हूँ कि 2 कंट्रीज़ है हमारे सामने, हम हैं भारत, दैट इज़ इंडिया, और इंडिया के मार्केट में 2 ऑप्शन हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा ऑप्शन है चाइना। दोनों मोबाइल प्रोडक्ट्स और टैब्स बनाते हैं। एप्पल का आईपैड है और चाइना के जो मोबाइल है वो भी आपको पता है, और चाइना भी अभी टैब वगैरह बनाने लगा है, वो आपको पता है। तो यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के हैं, नो डाउट, उसकी प्राइस भी हाई फाई अच्छी है, यानी 1-1.5 लाख से नीचे फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना में आपको 10,000 से लेकर प्राइसिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, 10,000 से लेकर आपके मोबाइल की, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, 10,000 से शुरू होकर फिर आपको जितना हायर एंड आपके पास है उतना आप जा सकते हो। तो एज एन इंडियन अगर मुझे सेम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अगर यूएस के प्रोडक्ट में भी मिलते हैं और चाइना के प्रोडक्ट में भी मिलते हैं, और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसका कॉस्ट अफोर्डेबल है, तो मैं क्या रेफ़र करूँगा, मैं क्या सजेस्ट करूँगा, मैं कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदूँगा? मैं तो ये देखूँगा ना मेरा काम किस चीज़ में हो रहा है। मैं तो ये देखूँगा कि भाई एप्पल का आईपैड ख़रीद रहा हूँ तो मुझे 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, हाँ, और चाइना का कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे 40,000 में मिल रहा है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो मैं क्या करूँगा, काम तो मेरा चल रहा है ना, सिमिलर प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, 40,000 वाला ख़रीद लूँगा। भाई कहाँ 1-1.5 लाख रुपए की वेट करता बैठूँ, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सीधे जाके आईपैड या आईफोन ख़रीद लेते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है बेसिकली चाइना जो है, चाइना ने सारे रेयर अर्थ मटेरियल पे अपना कब्जा बना के रखा है। रेयर अर्थ मटेरियल यूज़ होता है ये मोबाइल प्रोडक्ट्स या टैब प्रोडक्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में रेयर अर्थ मटेरियल का यूज़ होता है। तो इसका सारा का सारा कब्ज़ा आज के समय में चाइना उनके पास है। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत है, उनके पास वेल ट्रेंड लेबर भी है जिन्हें पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे बनती हैं। और इसी की वजह से चाइना भारत से और अमेरिका से आज टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत आगे है। हम लोग गाली देते हैं कि चाइनीज़ माल है, ये वो है, लेकिन इफ़ेक्टिवनेस आप देखिए, इसेंशियली पूरे मार्केट में आज वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, भारत प्रोवाइड नहीं कर पाता। भारत क्या करता है, असेंबल कर रहा है। टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, लेबर की सब नॉलेज बेस अमेरिका का है, हम सिर्फ क्या करते हैं, असेंबल कर रहे हैं। हमारा खुद का इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद का डिज़ाइन, खुद का प्रोडक्ट नहीं है आज के समय में, लेकिन चाइना के खुद के प्रोडक्ट्स हैं, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो ये डिफरेंस है। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों, मिनरल्स, मेटल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। देयर अवेलेबिलिटी, क्वालिटी इम्पैक्ट द एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो भारत को अपने देश में अच्छे रॉ मटेरियल्स क्रिएशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा आता है फिजिकल कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज
एंड वाटरवेज। 4 तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड यूटिलिटीज इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कैपिटल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या आ गया? बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे 3G 5G 4G, ये सारी चीज़ें। आज डेटा हमारे पास है, इंटरनेट एक नंबर है इंडिया में, है ना, बहुत कम प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड्स द फिजिकल फ्रेमवर्क नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू टेक प्लेस। अब जैसे पुराने समय में हम फिजिकल करेंसी एक्सचेंज करते थे, आज UPI आने के कारण QR कोड को स्कैन करो और डायरेक्टली पैसा भेजो, फटाफट पैसा ट्रांसफ़र होता है। इट प्रोवाइड्स फिजिकल फ्रेमवर्क नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू टेक प्लेस। जैसे कि हमारे जो आज के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे हाईवेज बनाए, बहुत सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है ना। तो उसकी वजह से डेफिनेटली जहाँ पे पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक पहुँचने के लिए शुरुआत में अगर हमें 10 घंटे लगते थे, तो आज हमारा ये जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है रोड का, वो अच्छा होने के कारण ये टाइम जो है 4 से 5 घंटे में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर एक तो आपका ट्रैवल टाइम बचता है, उसके बाद आपका डीजल पेट्रोल जो भी है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट, उसके कंजम्पशन डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे आपकी गाड़ी 10 घंटा चलती थी, आज 4 से 5 घंटा चलती है, तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल फ्यूल में आपका कॉस्ट बचता है। और आपका जो व्हीकल है, उस व्हीकल का जो वियर एंड टीयर होता है वो भी कम होगा। रास्ता ख़राब है, गड्ढे है, तो गाड़ी के शॉकअप्स पूरे अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। रास्ता एकदम मक्खन की तरह है, वेदर डांबर का या फिर सीमेंट रोड, तो आपकी गाड़ी एकदम फ्लैट सरफेस पे जाती है, तो आपके व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं उसका वियर एंड टीयर भी कम होता है। फिजिकल फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स फिजिकल फ्रेमवर्क नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू टेक प्लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेटिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। का क्या क्या हो रहा है देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स मूवमेंट, कौन सी चीज़ों की मूवमेंट होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट होती है, उसके बाद में पीपल, उसके बाद में इंफॉर्मेशन। इन सारी चीज़ों का मूवमेंट आसानी से होता है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से होता है। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। तो बेसिकली आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपका कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन बहुत सुचारू रूप से एकदम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चलेंगे। वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट क्या होता है? It enhances number 1 productivity, number 2 efficiency और नंबर 3 कॉम्पिटिटिवनेस। इन 3 जगहों पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा फिजिकल कैपिटल का, फिजिकल कैपिटल ही चल रहा है ना, हाँ, फिजिकल कैपिटल का वो है टेक्नोलॉजी। आज के समय का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजी में आपके टूल्स एंड मशीन्स, सारी चीज़ें आ जाती है। टेक्नोलॉजी एनकम्पास टूल्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स। टूल्स मीन्स व्हाट? जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो आपका फार्मर्स प्लाउ होता है एंड अदर सिंपल टूल्स, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें, थ्रेशर हो गया, कटिंग टूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें। मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ट्यूबवेल्स, जनरल की बात करें तो जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मशीनरी में आ गई। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती है, टूल्स, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स, 3 चीज़ें। दिस टेक्नोलॉजिकल एसेट्स रिप्रेजेंट अ क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, एनेबलिंग बिजनेसेस to automate, streamline and enhance their operations। बेसिकली सब फोकस होता है ऑपरेशंस के ऊपर। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, इसका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाओ,
इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाओ और ऑप्टिमाइज़ करो। ये ऑपरेशंस के ऊपर पूरा फोकस होता है किसी भी बिजनेस हाउस का। एडवांस टेक्नोलॉजी improves efficiency, accuracy and output quality, leading to increased productivity and competitiveness. Investment in technology drives innovation and economic growth, driving continuous improvement and adaptation in response to changing market demands. तो किसी भी व्यक्ति को, अगर आप में से कोई भी बच्चा आगे चल के बिजनेस के बारे में सोचता हो तो उसे एक बात मार्केट के बारे में सीखनी चाहिए। मार्केट में करंट सिनेरियो में क्या डिमांड है और ट्रेंड्स के हिसाब से, दैट मीन्स फ्यूचर ट्रेंड्स के हिसाब से आने वाले 15 सालों में या 20 सालों में किन चीज़ों की डिमांड रहने वाली है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और उस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करो, तब आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो आपको बिजनेस के लिए जो सोच है वो दोनों प्रकार की रखनी पड़ेगी, एक शॉर्ट टर्म सोच और दूसरी है लॉन्ग टर्म सोच। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कमाना है प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म में आपको बनना है वेल्दी। ठीक है, ये बात है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड मशीन्स वाला। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा गहन डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन फिनिश होता है, कंप्लीट होता है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। है ना, मज़ा आ गया, मुझे भी पढ़ा के मज़ा आया, आपको भी। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये वीडियो देखते वक्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब भी किसी बच्चे को मिलती है तभी उसे पढ़ने में मज़ा आता है। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा तामझाम, एक फैक्टर बाकी है अभी भी, सॉरी, एक फैक्टर बाकी है, 3 फैक्टर हो गए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हमारा हुआ है। अब एक फैक्टर अभी भी बाकी है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं, और वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। माय मिस्टेक, माय बैड, एक फैक्टर हमारा बाकी है। कंटिन्यू करते हैं, कभी भी इधर उधर जाने का नहीं। मैं आता हूँ पानी पी के, तब तक मैं वीडियो को करता हूँ पॉज। लो जी भैया, आ गए हम वापस पानी पी के, रिकॉर्डिंग वापस शुरू करते हैं। तो हमारा चौथा भैया पॉइंट था ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, 3 चीज़ें हम पढ़ गए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। अब बात आती है ह्यूमन कैपिटल। अरे हमारी भी मार्केट में कीमत है। कब? जब हमारे पास एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है। अगर हम किसी कंपनी को पैसे कमा के दे सकते हैं तो ही वो हमें सैलरी देगा, तो ही हमें जॉब देगा। ये मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे दया, करुणा, इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। अगर मैं किसी को 10 लाख रुपए साल के दे रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली उससे 1 से 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश करूँगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, यही मोटिव होता है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई मोरालिटी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति जॉब करने के लिए भी जाता है वो भी यही देखता है कि कौन सी कंपनी मुझे अच्छा पैकेज देती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, ऑर्गेनाइजेशन 3, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पैकेज मिलेगा लोग वहीं पे ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपके पास, किसी भी एम्प्लॉय के पास अगर ये ऑप्शन है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास भी ये ऑप्शन है कि मार्केट में सबसे बढ़िया टैलेंट को हायर करेंगे हम। यही कंपनीज़ को चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मार्केट में बेचने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है। बेसिक चीज़ है। तो ह्यूमन कैपिटल में हम किसकी बात करते हैं? नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ पजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो 9वीं कक्षा में आप हो, इकोनॉमिक्स में आपको अभी से रियलिटी चेक दे दिया है मेरे भाई लोग, मेरे प्यारे बच्चों। आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 4 साल में, और आने वाला आपका, अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? अभी आप हो कक्षा 9 में। 9, 10, 11, 12, ये 4 साल आपके पास है। 4 साल होने के बाद आप जाओगे ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में भी डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्ट्रीम है आपके पास, वहाँ पे आपका 4 साल का ग्रेजुएशन होगा।
कॉमर्स में अगर आप हो तो 3 साल का ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में जाते हो तो 4 साल का ग्रेजुएशन, डॉक्टर बनना है आपको तो 5 साल का ग्रेजुएशन, बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे कितने साल हो गए आपके? 4 साल, और ये एवरेज में पकड़ के चलो 4 साल। तो आने वाले 8 सालों के अंदर जो भी बच्चे आज कक्षा 9 में हैं उनका फोकस क्या होना चाहिए? नॉलेज गेन करो, स्किल्स गेन करो, एक्सपीरियंस गेन करो और खुद को एबल बनाओ। किन चीज़ों में? नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज possessed by individuals that contribute to their productivity and potential to generate economic value। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करोगे तभी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। ये मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे दया भाव, करुणा भाव नहीं चलने वाला है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। मैं आपको सहानुभूति दे सकता हूँ, मैं आपके दुख में शामिल हो सकता हूँ, मैं आपको 2-3 महीने सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इससे ऊपर मैं आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये कहना होता है मार्केट इकोनॉमी का। तो इसीलिए यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नौकरी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है। जो भी इंडिविजुअल है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन 4 चीज़ों पे फोकस करे, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, और ख़ुद को एबल बनाए। और मार्केट में चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इनके लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करो, तब आपकी मार्केट में कीमत होगी, तब आपको जितना पैसा चाहिए उतना आप कमा सकोगे। अदरवाइज आप सिर्फ रोते बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल में सबसे पहले हमें पता चल गया ये चीज़ें। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज possessed by individuals that contribute to their productivity and potential to generate economic value। तो 1, 2, 3 ये चाहिए आपको। क्यों? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी तो आप इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो। सिंपल गणित है। दूसरा, इट एनकम्पासेस एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, other personal attributes of individuals that enhance their ability to perform task and contribute to the production process। अब यहाँ पे हेल्थ, ये वाला नया फैक्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति है अगर वो हेल्दी है तो वो रोज़ काम कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी है तो उसे छुट्टियों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 4 बार ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी कि जो उनका रिसोर्स है, जो उनका ह्यूमन कैपिटल है, वो हेल्दी होना चाहिए। और हेल्थ 2 सेक्टर में होती है। कौन सा? एक होती है मेंटल हेल्थ और एक होती है फिज़िकल हेल्थ। तो मेंटली भी स्टेबल होना चाहिए और फिजिकली भी फिट और हेल्दी होना चाहिए। तो ये बातें आपकी ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूड होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे सामने? हमारे सामने अगला मुद्दा आता है ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मोबाइल फैक्टर, यानी वो भी फ्रीली मूव कर सकता है, एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच हो सकता है। मीनिंग इंडिविजुअल्स कैन एनहांस देयर स्किल्स एंड नॉलेज through continuous learning and development, and they can also migrate to industries or regions where their talents are in demand। तो आप देखो, जो बच्चे बहुत एम्बिशियस होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को ट्रेन करते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं, और एक तो इंडिया में अच्छी कंपनीज़ में ज्वाइन हो जाते हैं या फिर वो US, UK, यूरोप ऐसी जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मोबाइल फैक्टर। एक जगह से दूसरी जगह पे, एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ह्यूमंस माइग्रेट करते हैं। ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल इज़ अ क्रूशल डिटर्मिनेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किसी भी देश के 2 मुद्दे होते हैं। पहला,
लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे भारत की जब बात होती है तो आज कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगा इस देश में, क्योंकि जैसे जैसे हम यंग एज में आते हैं तो हमारा एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल, फूड, लाइफ एक्सपीरियंसेस, लग्जरी, ये सारी चीज़ों में जवान लोगों का एक्सपेंडिचर करने का स्वभाव ज़्यादा होता है, आदत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी फैमिली शुरू होती है फिर हमारे खर्चे हम थोड़े थोड़े कम करते हैं। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। जहाँ पे भी यंग पॉपुलेशन होगी उनके एस्पिरेशंस होंगे, उनके ड्रीम्स होंगे, तो वो ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगने वाला है। पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आएगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये गोल होता है, और अगर हमें ये अचीव करना है तो हमें हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। करेक्ट, कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप देखो पॉइंट नंबर सी, ह्यूमन कैपिटल इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। देखो भैया, ये सारी चीज़ें सब होने के बाद भी अगर आपके पास, आप बुद्धू हो, ये दिमाग अगर आपका खाली है तो खाली दिमाग से आप लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल इनका यूज़ नहीं कर पाओगे। वैसे सारे रिसोर्सेस वैसे के वैसे धरे रह जाएंगे, है ना। तो आपका दिमाग वेल ट्रेंड होना चाहिए, आप होशियार होने चाहिए। होशियार बनो, बुद्धिमान बनो, मेधावान बनो, विद्या को हासिल करो, है ना। जैसे हनुमान चालीसा में कहा जाता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ आपको दिखती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत्यु लोक उजागर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो वो, हम जब हनुमान चालीसा का दोहा या जो भी बोलते हैं तो वहाँ पे आता है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल बुद्धि मीन्स व्हाट, हेल्दी रखो, बुद्धि मीन्स व्हाट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विद्या मीन्स व्हाट, इन सब को यूज़ करने का दिमाग मुझे दो। सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो मतलब क्या है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज अ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू। अब यहाँ पे एंटरप्राइज जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, हिम्मत होनी चाहिए। अगर हिम्मत करके 2 कदम रखेंगे तो 4 कदम चलने का हौसला आता है। 4 कदम चलेंगे तो लगता है यार 4 कदम तो आ गए, अभी और 4-5 कदम चलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो धीरे 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 आपका मॉरल, मोटिवेशन सब बढ़ते जाता है ना। तो उसे कहा जाता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स यानी अननोन एरिया में आप जाते हो और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करते हो। जो चीज़ आपको पता नहीं है उसमें आप रिस्क लेके, हिम्मत करके उतरते हो, वहाँ पे जाके चीज़ों को समझते हो और उसमें से इकोनॉमिक ग्रोथ निकाल के लाते हो, उसे कहा जाता है एंटरप्राइज। और इसीलिए इंडिविजुअल्स को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये बात। अब यहाँ पे आपके किताब में एक फ़ोटो दिया हुआ है, किसी ज़माने की कोई फैक्ट्री होगी, उस फैक्ट्री में ये भाई साहब है आपके लेबर, ये है आपकी मशीनरी, और ओवरऑल आपको जो दिख रहा है यहाँ पे टूल्स एंड मशीनरी, और फैक्ट्री दिख रही है जहाँ पे ये सारा दिखा हुआ है। तो बेसिकली लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको एक पिक्चर में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है जी। ये बात आप ध्यान में रखो। अब इम्पॉर्टेंट नोट दी है वो उसको भी पढ़ लेते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस है ये 4 फैक्टर्स में ऑर्गेनाइज होती है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 4 चीज़ें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करके जानी जाती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर we will learn more about the first 3 factors of production, यानी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, 1, 2, 3, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है पालमपुर वाला, उसमें हम इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन द चैप्टर।
वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द फॉलोइंग चैप्टर। तो हमारा चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, यहाँ पे ओवरव्यू तो मिल गया हमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है ये ओवरव्यू हमें मिल गया, लेकिन इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। पालमपुर वाला जो चैप्टर है उसमें हमारा फोकस रहेगा इन चीज़ों के ऊपर, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, 1 2 3। ठीक है जी। तो ये था भाई बच्चों हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो आई होप बच्चों ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का लेक्चर हमारा है और पूरा डिटेल में मैंने आपके साथ प्रोडक्शन वाला भाग हिस्सा जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा आपका प्रोडक्शन वाला चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको आपकी किताब में लेके आता हूँ। ये है आपका नंबर किताब, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है ना, यही चीज़ हमने पढ़ी है, लेकिन आपके किताब में कितना दिया है, ये वाला पैराग्राफ, उसके बाद में ये वाला पैराग्राफ, उसके बाद में ये छोटू सा। तो बेसिकली आप मेरा स्टडी मटेरियल देखोगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि समझने के हिसाब से वो देना ज़रूरी था। ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो यही फ़ोटो मैंने आपको दिखाया था, ये सारा का सारा कंटेंट के ऊपर बेस्ड ही मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जिसका हमने डिस्कशन किया है। तो बच्चों ये था आपका डिस्कशन रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 3 जो था आपका प्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब इस वीडियो को मैं बंद करने वाला हूँ और जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, मुझे भी मदद मिलती है और आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस जब भी वीडियो अपलोड होगा ईजिली आपके फीड में, आपके नोटिफिकेशन सेंटर में अवेलेबल हो जाएंगे। सारे कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के साथ जो भी CBSE की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें भी इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल है, उनके साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए। चलो बाय बाय।